अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। मैं रुखसार हसन। आप देख रहे हैं GM ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। दुआ कि आप हमेशा खुश रहें, जो रिश्ते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं, वीडियो का टाइटल देख लेते हैं। मेजर गौरव राय, देयर IQ इज बिलो ₹2। तो ये है आज की हमारी वीडियो का टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। मानसिक परेशानी है ये। उनको डेमोक्रेसी समझ में नहीं आती चीनियों को, और ना कभी समझ में आई है। चाइना में कभी डेमोक्रेसी रही नहीं। पहले इनके एम्परर्स थे या जो भी थे, इनके राजे महाराजे थे, उसके बाद ये कम्युनिस्ट आ गए और फिर कम्युनिस्ट ने भी यही हाल करा उनका। तो चाइना ने, आप ये देखिए कैसा मुल्क जिसने कभी डेमोक्रेसी नहीं देखी, पाकिस्तान ने फिर भी देखी है। मैं कह रहा हूं झूठी डेमोक्रेसी देखी है, आधी अधूरी, जिसको कहते हैं सवा पौना, ऐसी डेमोक्रेसी पाकिस्तान ने भी देखी है। लेकिन चीन ने एक दिन डेमोक्रेसी का नहीं देखा। 5000 साल पुराना मुल्क एक दिन डेमोक्रेसी नहीं देखी। डेमोक्रेसी आई भी खैर 100 साल पहले है, इस एरिया में हमारे 70-80 साल पहले आई है, लेकिन चीन ने एक दिन डेमोक्रेसी नहीं देखी। तो आप ऐसे मुल्क से चाहते हैं कि वो डेमोक्रेटिक बात करे या लोकतंत्र के हिसाब से बात करे? वो कभी नहीं करेगा, उसको अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं इस फिलॉसफी की। तो चाइना के अंदर जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हैं, आपने हांगकांग में देखा क्या हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं किस तरीके से 1950s में जो टिबेटन्स ने झंडे उठाए थे चीन के खिलाफ, फालनगोंग मूवमेंट है, उसमें कितने लोग मारे गए। टाइननमेन स्क्वायर की बात हम लोग करते हैं 80s में, टाइननमेन स्क्वायर में क्या हुआ। ये सब जो चीजें आप देखेंगे, चाइना में एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है और इंडिया को इस फॉल्ट लाइन का फायदा उठाना चाहिए, उठाना पड़ेगा। क्यों? देखिए, जैसे भारत है, चाइना और पाकिस्तान हर वो चीज कर रहे हैं भारत के अंदर कि भारत एक महाशक्ति ना बने। कैसे भाई? कश्मीर में आपकी समस्या चल रही है तो वहां पे फौज लगी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लगी है, पुलिस, CRPF, BSF, सब लोग वहां पे लगे हुए हैं। आपका लाइन ऑफ कंट्रोल अभी हाल फिलहाल में ही तो हुआ है ना, ये सीजफायर का फिर पाकिस्तान उल्लंघन कर देगा। आपकी फौजें तो लगी ना वहां पे, तो आपकी फौजें लग गई लाइन ऑफ कंट्रोल मैनेज करने के लिए। अभी डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन क्या गारंटी है कि चीन अगले साल फिर नहीं आएगा, फिर से डोकलाम नहीं पहुंच जाएगा, फिर से गलवान नहीं पहुंच जाएगा? फिर आप क्या करेंगे? तो आपकी फौजें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी हैं, जो कि 3500 किलोमीटर लगभग है। 750 किलोमीटर आपका लगभग लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान वाला। तो अब दोस्तों एक बात समझिए कि आपका चीनी बॉर्डर एक्टिव है, आपका पाकिस्तान बॉर्डर एक्टिव है, आपका दिमाग उन दोनों जगह लगा हुआ है। यहां पे आपके 10 से ज्यादा स्टेट हैं जिनको हम रेड कॉरिडोर कहते हैं, यहां पे नक्सल प्रॉब्लम है। हाल फिलहाल में खबर आई थी 2-3 दिन पहले कि कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 या 4 हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हो गए वहां पे। तो आपको यह भी अंदर से प्रॉब्लम हो रही है। आप जानते हैं किस तरीके का प्रोपेगेंडा हमारे कुछ यूनिवर्सिटीज से बाहर आता है। हमारे सो कॉल्ड कोट अनकोट इंटेलेक्चुअल्स काम करते हैं देश के खिलाफ। इनको हम कहते हैं फिफ्थ कॉलमिस्ट्स, जो कि देश के अंदर रह के दीमक की तरह देश का जो नींव है हमारे देश का, उसको खोदने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं ना कि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं, ये वही काम कर रहे हैं। तो जो देश, जब मैं कह रहा हूं जो देश, मेरा मतलब भारत से ये मतलब है कि भारत जैसा कोई भी देश जिसमें विश्व शक्ति बनने की ताकत हो, जिसमें वो कैपेबिलिटी हो कि वो ग्लोबल पावर बने, लेकिन अगर उनको रोकना है भारत को, तो कैसे रोकेंगे? ऐसे रोकेंगे कि भारत के अंदर इतनी समस्या पैदा कर लो कि भारत अंदर ही अंदर देखते रहे कि हाँ यहां पे ये हो गया, आजकल ये हो गया, परसों ये हो गया, इधर ये हो गया। वो जब भारत इन्हीं सब चीजों से जूझता रहेगा तो भारत फिर महाशक्ति कैसे बनेगा? यही फॉर्मूला जो चाइना और पाकिस्तान ने भारत पे इस्तेमाल करा है, यही फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है चीन के खिलाफ। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। चीन जो इतना चौधरी बनता है, ये मालदीव्स में ये कर दिया, अफ्रीका में इतना ये कर दिया, पाकिस्तान में ये कर दिया, श्रीलंका में हनुमनटोटा पोर्ट है, मलाका स्ट्रेट्स में ये ड्रामा चल रहा है उनका, साउथ चाइना सी इधर आंखें दिखा रहा है जापान को, ऑस्ट्रेलिया से तू मैं चल रही है। दुनिया भर में चीन की जो चौधराहट चल रही है, ये कम कैसे होगी? ये कम तब होगी, ये कम खत्म, मैं कह रहा हूं कम भी नहीं, ये खत्म तब होगी जब चीन के अंदर छोटी छोटी आग लगेंगी। बड़ी आग की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसमें छोटी छोटी आग लगेंगी चीन के अंदर। ये डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की मूवमेंट चाइना के अंदर, छोटी छोटी चीज,
जैसे हांगकांग में चल रहा है, ऐसे हजारों हांगकांग चीन के अंदर होने चाहिए। पाकिस्तान को छोड़िए, उसको डब्बा केस है, इट्स अ बास्केट केस, वो खुद इंप्लोड कर जाएगा। लेकिन आप खुद सोचिए ना, आपने हर समय पाकिस्तान को दुश्मन माना है भी, लेकिन आपने चाइना को इग्नोर कर दिया। आपने चाइना को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। 17 कोर एक है पानागढ़ में, और 17 कोर के अलावा आपका कोई कोर नहीं है, और 17 कोर को भी फुली इफेक्टिव एज अ स्ट्राइक कोर फंक्शनल होने में कुछ साल हैं, समय लगेगा। सरकार है कर रही है, लेकिन समय लगता है हर चीज में, इसमें भी समय लगेगा। सोचिए आप कैसे होगा, किस तरीके से होगा ये। हमें सबसे बड़ी चीज है कि चीन के अंदर इतने हांगकांग पैदा कर दो। जब मैं हांगकांग कहता हूं, हांगकांग से मेरा मतलब क्या है? हांगकांग से मेरा मतलब यह है कि वहां पे फसाद चल रहे हैं। जैसे आपके यहां होता है ना शाहीन बाग, अचानक होता है शाहीन बाग और खत्म हो जाता है। अचानक फार्मर्स प्रोटेस्ट में है, जो कि ठीक है, फार्मर्स प्रोटेस्ट को फिर कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, फार्मर्स का पूरा हक है, हमारे भाई हैं, वो प्रोटेस्ट करें, सरकार को उनकी सुननी भी चाहिए। लेकिन ये खालिस्तानी बीच में आ जाते हैं ना, जो ट्रैक्टर लेके तलवार लेके चढ़ जाएंगे लाल किले पे तिरंगा, ये ड्रामा कहां से होता है? और अचानक साहब, अचानक 26 जनवरी की रात को सारे के सारे खालिस्तानी गायब। अब दिख रहा है को खालिस्तानी यहां पे? अब सुनाई दे रहे हैं आपको जैजी बी के गाने चलते हुए ट्रैक्टरों से? कहां गए वो गाने जैजी बी के? तो ये होता है जब बाहरी ताकतें आती हैं और आपके देश को अंदर से इतना कमजोर कर देती हैं कि आप फिर बाहर, आप चाइना के साथ आपको डील करना है, इंडिया के अंदर थोड़ा ना डील करना है। आपको तो अफ्रीका में डील करना है चाइना के साथ, आपको यूरोप में लड़ाई लड़नी है चाइना के साथ। चाइना का जो इन्फ्लुएंस आपको काउंटर करना है, आपको सेंट्रल एशिया में काउंटर करना है, आपको अफगानिस्तान में काउंटर करना है। पर कैसे करेंगे साहब? आपको तो कश्मीर से ही फुर्सत नहीं है, आपको लाइन ऑफ कंट्रोल से फुर्सत नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से फुर्सत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं जरा ये नोट करिए, खुद नोट करिए कितने स्टेट्स हैं इंडिया में, और फिर नोट करिए कि कब कब चुनाव होते हैं और उनको डिवाइड करिए। नंबर ऑफ स्टेट्स एंड नंबर ऑफ ईयर्स, कि एक स्टेट गवर्नमेंट कितने साल के लिए चलती है, उनको डिवाइड करिए। आपको ये पता लगेगा कि हर 2.5-3 महीने में भारत में चुनाव होते हैं। दोस्तों, ये मुल्क कैसे सुपर पावर बनेगा अगर हर 2.5-3 महीने में यहां पे चुनाव हो रहा है? यहां पे 24 घंटे एक मेले की तरह चुनाव ही होते रहते हैं यहां पे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि चुनाव खत्म करिए, ये नहीं कह रहा, चुनाव बिल्कुल होने चाहिए। कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार चुनाव हो और फिर 5 साल के लिए छुट्टी या 4 साल के लिए छुट्टी? क्योंकि अब पार्टी लड़ेगी तो उसमें प्रधानमंत्री जी भी जाएंगे, उसमें सब लोग जाएंगे, उसमें ऑपोजिशन वाली पार्टी जाएंगी, सब लोग जाएंगे चुनाव में। भाई चुनाव का नेचर ऐसा है, क्योंकि यू फाइट इलेक्शंस टू विन इलेक्शंस, यू डोंट फाइट इलेक्शंस टू लूज इलेक्शंस। दोस्तों, आप चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए, आप हारने के लिए थोड़ा ना लड़ते हैं चुनाव। फिर बताइए, जब आपको हर 2.5-3 महीने चुनाव लड़ने हैं तो फिर फॉरेन पॉलिसी का क्या? और फॉरेन पॉलिसी काफी कामयाब फॉरेन पॉलिसी है हमारी, ऐसी बात नहीं। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी हैव अ वेरी सक्सेसफुल एंड रोबस्ट फॉरेन पॉलिसी। लेकिन अगर आपको चीन को काउंटर करना है तो आपको चीन के अंदर हजारों हांगकांग पैदा करने होंगे, ये सबसे जरूरी बात है। एक और बात मैं आपको कहता चलूं दोस्तों, ये 2022 के विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं बीजिंग में, जो कि चाइना की कैपिटल है, और काफी ह्यूमन राइट्स बॉडी प्रोटेस्ट कर रही हैं कि चीन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि विगर मुसलमानों को, उन्होंने 15 लाख विगर मुसलमानों को जेल में डाल दिया। मैं पहले भी बता चुका हूं डिफेंस ऑफेंस के प्लेटफॉर्म में कि 3 साल के बच्चे, 3 साल का बच्चा, ये मैंने डॉक्यूमेंट्री में खुद देखा है, 3 साल के बच्चे से पूछा होगा किसी ने, जो वहां पे सर्वे वर्वे करने आते हैं चाइनीज शिंजियांग प्रोविंस में, तो उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो छोटे बच्चे ने बोला मेरा नाम मोहम्मद है, उसको जेल में डाल दिया। 3 साल के बच्चे का नाम मोहम्मद है, उसको जेल में डाल दिया। उसका जुर्म यह है कि उसका नाम मोहम्मद है, वो मुसलमान है, उसको जेल में डाल दिया, है ना। और ऐसे चीन की चाकरी करता है पाकिस्तान, और बड़े गर्व के साथ, बड़े फख्र के साथ अपने नाम के आगे लिखता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये मुसलमानों के रहनुमा है। एटम बम है इनके पास, इनके पास एटम बम है, अकल 2 रुपए की नहीं है, ठीक है, और गुर्दा तो चवन्नी का नहीं है इनके पास, लेकिन मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं पाकिस्तानी। तो ये इनका किरदार है, ये इनकी असलियत है। देखिए, हमें इस पे इन्वेस्ट करना होगा कि किसी तरीके से 2022 विंटर ओलंपिक गेम्स चाइना में, दुनिया भर में प्रोटेस्ट्स हों इसके खिलाफ। जितने भी चाइनीज एम्बेसीज हैं दुनिया भर में,
उनके सामने झंडा लेके, अलग अलग, भारतीय नहीं, पूरे दुनिया में लोग उनके सामने पहुंचे और उनको बोलो कि तुम छोड़ो, तुमने 15 लाख मुसलमानों को जेल में क्यों डाला है, क्यों डाला है उनको जेल में। और अगर कोई ईरानी, मैं जानता हूं मेरे ईरानी भाई हैं, आप हिंदी फिल्में देखते हैं और मैं जो कह रहा हूं आप समझते हैं, आप टूटी फूटी हिंदी बोलते भी हैं फोन पे मेरे साथ। मैं आपका नाम नहीं लूंगा, जो आप में से जर्नलिस्ट हैं, जो ड्राई फ्रूट के ट्रेडर्स हैं, मेरे संपर्क में हैं। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चाइना आपके मुल्क में इन्वेस्ट कर रहा है $400 बिलियन, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ठीक है साहब। दुनिया ने आपको बॉयकॉट कर दिया, दुनिया कहती है आपसे तेल नहीं खरीदेंगे, सबसे बड़ा प्रोडक्ट आपका वही है ऑयल, चाइना आपसे खरीदेगा। लेकिन आप भी इस्लामिक मुल्क हैं। चीन ने पाकिस्तान में क्या करा? चीन ने पाकिस्तान में बलूचिस्तान में एक शराब की फैक्ट्री खोल दी, इस्लामिक रिपब्लिक के बीच में, और चीन ने बोला सब शराब पियो, मस्त रहो, शराब पियो, मस्त रहो, हाका नूडल खाओ, क्या फर्क पड़ता है। और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने बोला कि बिल्कुल एकदम डन, आप चाइनीज हैं साहब, बिस्मिल्लाह करिए, आप जाइए दारू की फैक्ट्री खोलिए, यही आपके साथ करेंगे। आपको लगता है $400 बिलियन आपके मुल्क में आएंगे, मुफ्त में आएंगे? $400 बिलियन चाइना फ्री में देगा? चाइना अपने पैर के जूते के नीचे रखेगा, ईरान को रगड़ देगा जब उसका मन चाहेगा, वो अपनी मनमानी करेगा, क्योंकि वो आपका तेल ले रहा है, ऑयल ले रहा है, क्योंकि वो ऑयल और कोई मुल्क ले नहीं सकता, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं भाई, ईरान के ऊपर, आपके ऊपर सैंक्शंस हैं। इसलिए बहुत जरूरी है चाइना के ऊपर नकेल कसना, हर जगह से चाइना की घेराबंदी। में फिर बात कर रहा हूं वही बात जो जॉर्ज फर्नांडिस जी ने कही थी 1998, 97, मुझे साल याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बात कही थी, मुझे पक्का याद है, क्योंकि मुझे पता था। उस वक्त हमारी यूनिट जेएनके में थी और तब मैंने खबर खुद पढ़ी थी, मुझे आज भी याद है, आप इंटरनेट पर सर्च करिएगा आपको मिलेगा, जहां पे उन्होंने बोला था कि रियल थ्रेट इज चाइना नॉट पाकिस्तान। उस समय मैं भी बड़ा सरप्राइज था। हम लोग तो वहां पे थे, वी वर फेसिंग द पाकिस्तानीज। हमने बोला साहब ये डिफेंस मिनिस्टर साहब ये क्या बोल रहे हैं। आज जब थोड़ा सा और पढ़ लिख गए, थोड़ा सा बचपना चला गया, थोड़ा सा अकल आ गई, थोड़ा ज़्यादा नहीं आई, थोड़ी बहुत अकल आ गई, तो आज ये एहसास होता है कि जॉर्ज फर्नांडिस जी ने जो बात जो कही थी इतने साल पहले, उन्होंने गलत बात नहीं कही थी, उन्होंने बिल्कुल सही बात करी थी। और हमारे स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को अब ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान विल इम्प्लोड, पाकिस्तान तो खत्म केस है। जी तो भाई रुखसार वीडियो खत्म हो चुकी है, आप मुस्कुरा रहे हैं, खैर है। मैं आज भाई मुझे ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, जितना आप कह रहे हैं ना उतनी ही अच्छी लगी है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने आज पाकिस्तान को के ख़िलाफ़ कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं की जो इखलाक से गिरी हो। मतलब कि वो अक्सर ये पाकिस्तान को ना वो बहुत घटिया किस्म की ज़बान बोला करते हैं और इखलाक से जो है नहीं, आज भी बोला है कि आज नहीं, आज आप अगर कंपैरिजन करें तो निस्बतन बेहतरीन आज बोले हैं। उन्होंने जो बातें की हैं भाई वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक ही हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई ये देखें ना, अगर ये वो चाइना वालों ने ये किया है कि जिसका नाम मुसलमान है, मोहम्मद के साथ शुरू होता है, तो उन्होंने उनको उठाकर जेल में डाल दिया, तो ये भाई हमारे लिए शर्म की बात है कि हम उसको अपना इतना दोस्त मानते हैं और वो हम मुसलमानों को जेल में डालते जा रहा है। तो ये भाई ये हमें सोचना चाहिए। हमारा मुल्क है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो अगर वो मुसलमानों को जेल में डाल रहा है और हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहा है और खा पी रहा है, सारा कुछ कर रहा है, तो और हमें ये सारा करो, तो ये हमारे लिए आने वाले वक्तों में किसी और तरफ ले जाने वाले मामलात हैं। तो असल में ना मैं ये एक बात, ये हकीकत है कि पाकिस्तान जो मुसलमान लोग हैं ना चाइना में, वो बहुत, क्योंकि चाइना जो वो बता भी रहा है कि डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं है, वो एक जिस तरह सदारती निज़ाम इस तरह का उधर निज़ाम है, तो निज़ाम भी नहीं है, पता नहीं कौन सा निज़ाम है, शाही निज़ाम टाइप ही है, कोई इस तरह का है उनका, लेकिन उधर हक नहीं है। ये हकीकत है कि जो मीडिया है वो आज़ाद नहीं है उनका, जो अक़लियतें हैं वो
वो भी आज़ाद नहीं है। और पाकिस्तान मुसलमानों पर, ये हकीकत बात है, मैंने खुद ये रिपोर्ट्स पढ़ी थी कि मुसलमानों पर चाइना में बहुत ज़्यादा जुल्म होता है और उनको के खुद इरादियत नहीं है, वो कुछ भी अपने जो है ना जो फ़राइज़ है वो खुला नहीं अंजाम दे सकते, अदा नहीं कर सकते। ये हकीकत है, ये मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी थी, खुद भी पढ़ी थी। भाई ये फिर तो हमें चाइना का बाइकआउट करना चाहिए भाई। अगर ये मामला था फिर तो चाइना का भाई, वो हमारे यहाँ इधर आते हैं खुले आम फिरते हैं जो मर्जी, जैसे वो बता रहे थे मेजर साहब के भाई, उन्होंने यहाँ पर बलूचिस्तान में शराब की फैक्ट्री खोल ली है। तो भाई ये हमारे लिए तो शर्म की बात है, वैसे मतलब वैसे शर्म है कि भाई हम उधर से तो हम मुसलमान बनते हैं, हमारे मतलब में जो इस्लाम में जो शराब है वो हराम है और हम हराम काम करने की इजाज़त दे रहे हैं। भाई ये मेरी अकल से भी बालातर बात है। ये ना बड़ी खिचड़ी है, मुझे ना अक्सर मैं भी पढ़ता रहता हूँ। ये हमारे सेनेटर थे फैसल रज़ा अब्दी, अब नज़र बांधे ब्लैक जेल में है, उन्होंने रिजान किया था। तो वो चीख चीख करके आते थे कि यार आपको क्या मिल रहा है सऊदीया से, कि सिर्फ वो हमारी मदद करते हैं लेकिन वो कर्जे के तौर पर करते हैं। लेकिन उन्होंने उस वक्त कहा था कि आप ईरान से दोस्ती करें, ईरान से आपको इतना सस्ता ऑयल मिलेगा कि आपकी सोच है। वो तब बात करते थे जब पाकिस्तान के नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो मेरा ख्याल में जरदारी की हुकूमत थी। लेकिन जब वो बात करते थे ना अपना असम्बली में, तो तमाम को मिर्चें लगती थी। और ये सारी असल में ना कहानी चली है सऊदीया अमेरिका, ये बहुत ना अंदर खाते की बात है, हकीकत बात है। ये मैं जब पढ़ता ना, वो भी बंदा ठीक नहीं है फैसल, वो भी नहीं है। असल में वो बात ये है कि ईरान वाले जो है ना वो है सारे शिया। हाँ ये असल में मज़हब वो सऊदी अरब के खिलाफ है, वहाँ पर जो है वो उसको कहते हैं वो है वहाबी। तो ये उनकी आपस से जो उसमें जो है ना उनकी कॉन्फ्लिक्ट है मजहबी फिका लेवल पर, तो ये उस वजह से वो कहते हैं कि उसको बहुत सस्ता ऑयल मिलता है उधर से, पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता। अगर आप ये बात देखें ना भाई, ये देखें कि वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ अगर वो चाइना जो है वहां से तेल ले रहा है, तो वो कहते हैं कि उसको कोई इसका असर नहीं, क्यों ईरान पर एक सैंक्शन लगी हुई है, उनसे कोई और तेल नहीं लेता, तो वो सस्ता लेंगे। उनकी मजबूरी है कि वो अपना तेल बेचेंगे। वो कहते हैं चलो हम इनसे ले लेते हैं, सस्ता ले लेते हैं, और जब जैसे कहा वैसे करते जाएंगे, क्योंकि वो और किसी को बेच, तो पाकिस्तानी उनसे तेल ले सकता है। वही तो फैसल, वही तो मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान को भी लेना चाहिए। सैंक्शन जो लगी हुई है वो किस किस्म के लगी ना, असल में ये सारी मैं बात करता हूं कि ये सारी गेम चलाई, जो बंदा उसके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा वो उस पर भी सैंक्शन लग जाएंगे। यही बात है ना, इसलिए पाकिस्तान में मेरा कि यहाँ पर भी एक सैंक्शन ना लगे। में ना वो चाहते सैंक्शन लगाई किसने है? अमेरिका लगाई, अमेरिका ने ना। तो यही बात है ना, हम अमेरिका को नहीं मानते, चाइना को मानते हैं, रशिया को। हमें रशिया के साथ अपने ताल्लुकात अच्छा करनी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं रशिया से बात ही लेना चाहिए, वो बहुत सस्ता मिलेगा। जो रशियन ऑयल है, ईरानियन ऑयल है, ईरान से हमारा एग्रीमेंट भी हुआ था गैस के मामले में, गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। चाइना जो है ना भाई, मेजर साहब की बिल्कुल बात ठीक है। चाइना भाई इधर से तो हमें वो मुसलमानों के खिलाफ सारी बातें करता है, उधर हम वहाँ यहाँ पर आकर हमसे सारा कुछ कमा कर ले जा रहा है। तो ये तो डिप्लोमेटिक कोई पता नहीं कौन सी चाल चल रहे हैं। मैं असल में हैरान होता हूँ कि तमाम ममालिक जो है ना अपनी खारजा पॉलिसी में आज़ाद है, लेकिन एक वाहद पाकिस्तानी मुल्क है जो कि न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद भी उनकी जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद नहीं है। ये देखें चाइना जिससे चाहता है सस्ते में जो चीज़ मिलती है उधर ही जाता है। ये देखें अब ईरान से गैस मिलेगी सस्ते में। बात ये है कि हमें जो लीडर्स है ना वो नहीं सही मिले। अभी खान साहब आए हैं, वो बहुत अच्छे लीडर हैं, तो उनको भी कोई टिकट नहीं दे रहा, वो बड़े अच्छे से काम कर रहे थे। तो अब उनके जाने के बाद हमें यहाँ होगी कि वो क्या बंदे थे, वो क्या कर रहे थे। तो भाई चलिए, मेजर साहब ने आज जो कंपैरेटिवली अच्छी बातें की हैं और बड़ी अच्छी वीडियो थी, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलती है किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।